बरीरा ने इसे मोहब्बत भरी नजरों से देखा था, फिर मेरी जान कहते हुए इसे खुद से लिपटा लिया था, फिर इसे उठाकर कपड़े तब्दील कराने की घर से वो इसे कमरे में ले गई। पलाश ने मुंह फेर लिया था। बेटा, माज अपनी शादी का कार्ड लेकर आया था, तुम्हें लाजमी जाना है इसकी शादी में। याद है ना तुम्हारे तुम्हारी शादी में कैसे वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर आया था, बचपन का दोस्त है तुम्हारा। मैं तो नहीं जा सकूंगी, तुम बरीरा को साथ ले जाना। बीजान की बात पर इसने सर झटका था। क्यों लेकर जाऊं मैं इसे? बीजान, आप भूल गई है ना, मैंने सिर्फ आपको कहने पर इस लड़की से निकाह किया था, वो भी अपने बेटे की खातिर। अब मैं इसे हम अपना रिश्तेदारों में मिलवाता फिरूं अपने दोस्तों से कि मेरी बीवी है। ऊपर से सब लोग मुझे ताने देते हैं कि मैंने शानजे की डेथ के सिर्फ 4 महीने बाद ही दूसरा निकाह कर लिया। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती लोगों की बातें। वो उन्हें खरी खरी सुना रहा था। अरे, लोग बोलते हैं तो बोलने दो बेटा। मैंने सिर्फ इस लड़के को इसलिए अपना पोते की खातिर, वो गरीब लड़की इसके साथ भी इसके शोहर है मैं बड़ा जुल्म किया था। बीजान सच्चाई नहीं जानती थी, लेकिन बलाश को बरीरा ने सब कुछ बता दिया था। मैंने आपसे पहले ही कहा था, कोई भी रिश्तेदार घर आए तो इसे मिलवाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इसे सबसे मिलवाती हैं और सबको पता चल गया कि मैंने दूसरा निकाह कर लिया है। हालांकि मैं ये सब खुफिया रखना चाहता हूँ। इसे शदीद गुस्से था इस बात का। बीच जानने से घोरा, क्यों खुफिया रखना चाहते हो? अगर निकाह किया है तो इसमें गलत क्या है? और फिर बच्चों की खातिर हर आदमी को दूसरी शादी करनी पड़ती है। और फिर बरीरा तो इसकी माँ बन गई है। अगर इस बच्चे को बड़े होने के बाद पता चलेगा कि इसके सर पर माँ ही नहीं, तो सोचो इसके नन्हे बिल्कुल पर क्या गुजरेगी। इसलिए मैंने भी यही सोचा, वो शुरू से ही बरीरा को अपनी माँ तस्लीम कर ले। लेकिन मैं जो तुम्हें कह रही हूँ तुम इस पर जरूर अमल करना। मास की शादी में बरीरा को लेके जाना है। बीजान की हदायत पर इसके माथे पर बल पड़ गए थे। बरीरा बेटा, तैयार हो जो, आज तुम्हें बलाज के साथ जाना है शादी पर। बीजान शाम को ही शुरू हो गई थी। मेरा जाना जरूरी है, क्या आप चली जाएं इनके साथ? अरे नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। मुझे मुझसे इतनी देर तक नहीं बैठा जाता। और फिर मेरा शहजादा भी तो जाएगा शादी में। पहली बार ये किसी शादी में जा रहा है, इसलिए इसे खूब अच्छे से तैयार करके लेके जाना। शाम को इसने अरीज को भी तैयार कर लिया था और खुद भी हल्का फुल्का तैयार हो गई थी। गहरे नीले रंग के सूट में वो अच्छी खासी खूबसूरत लग रही थी। वो तैयार होने के बाद भी खासी घबरा रही थी, कहीं बलाज फिर से इसकी बेइज्जती ना कर दे। जैसे इ- जैसे उस दिन की थी, वो इसकी उस दिन की जिल्लत भूलती नहीं थी। बलाज घर आ गया था। आते ही इसकी निगाहें अरीज को तलाश करती थी। इसकी खास तैयारी देखकर वो बहुत ही खुश हुआ था। वो लग भी बहुत ही खूबसूरत रहा था। तभी बीजान को इसे थमाते वो सीधा कमरे में आया था। सीधी इसकी नजर बेड पर बैठी चूड़ियां पहनी बरीरा पर पड़ गई थी, जो इसे देखकर बुरी तरह घबरा कर खड़ी हो गई थी। इसकी खास तैयारी देखकर बुलाज के माथे पर बल पड़ गए थे। इसे नजर अंदाज करता वो वॉशरूम में चला गया था। थोड़ी ही देर बाद पर नजरें गार कर बैठ गया था। भाई बिलाज, मेरे शहजादे की सालगिरह आने वाली है, तुमने खूब बड़ा एहतमाम करना है। इसकी सालगिरह का आप भूल गई हैं? बीच जान के अरीज सालगिरह के साथ शानजे की पहली बरसी भी आ रही थी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कभी भी अरीज अरीज की सालगिरह नहीं सेलिब्रेट करूंगा। वो बेतासर लहजे में कह रहा था। बेजान खामोश हो गई थी। खुदा इसे जन्नत में बड़ा दर्जा दे। मेरी बच्ची अपनी औलाद की खुशी भी न देख सकी। मेरी जान की आंखें भर आई थी। शानजे को याद करके बलाज के सीने में भी ठेस उठ रही थी। लेकिन अचानक ही लम्हे भर में अरीज की चीखने की आवाज आई थी, जैसे शायद वो गिर पड़ा हो। बलाज उठकर फौरन ही भागा था। वो कमरे में बरीरा के साथ खेल रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी नजर अरीज के माथे से निकलते खून पर पड़ी तो वो चिल्लाने लगा कि क्या हुआ है इसे। इसके चिल्लाने पर बरीरा कांप रही थी। वो खुद भी बेतहाशा हो रही थी। मैं अलमारी में कपड़े रख रही थी तो ये बेड से गिर गया था। नीचे इसका कोई खिलौना पड़ा था प्लास्टिक का, जिसकी नोक इसके माथे पर लग गई थी। एक जरा सी गफलत से इसके माथे पर जख्म बन गया था, जिससे खून रस रहा था। वो बेतहाशा रो रहा था। तो मैं इस बच्चे का ध्यान रखने के लिए यहाँ लाया गया था। इतनी गफलत कैसे हो सकती है? तुम वो इसे जलील करने लगा। बेजान ने इसे घूरा था। पहले तुम इसकी पुट्टी कर दो या फिर डॉक्टर के पास लेकर भागो, बाद में इसे बातें सुनाना। वो फौरन ही इसे डॉक्टर के पास ले गया।
पीछे बरीरा आंसू बहाए जा रही थी भी जानी से तसल्ली देते हुए कहने लगी, कुछ नहीं होता बेटा, हो जाता है कभी कभार। बच्चे को चोट भी लग जाती है लेकिन यूं घबराना नहीं चाहिए। लेकिन वो डर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बलाज आते ही इसे खूब जलील करेगा। आखिर इसने अरीज को गहरी चोट पहुंचाई है। थोड़ी देर बाद जब इसे घर लाया तो अरीज सो चुका था। रात का वक्त था। हमेशा की तरह बरीरा ने अपना बिस्तर नीचे लगा लिया लेकिन बार बार उठकर अरीज को देखती बेचैन हो रही थी। इस बार इसकी आंखें भीग जाती थी। अरीज के चेहरे पर भी आंसू के मट्टे मट्टे से निशान थे, क्योंकि वो आज बहुत रोया था इस चोट की वजह से। आइंदा अगर तुमने मेरे बेटे के मामले में गफलत बरती तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बिलाज ने जैसे इसे जलील करना अपना फर्ज समझा था। मैंने जानबूझकर इसे चोट नहीं पहुंचाई है। जितनी आपकी औलाद है इससे कहीं ज्यादा मैं इसे प्यार करती हूँ। वो अपने हाथों से इसे आंसू साफ कर रही थी। पहली बार इसने बिलाज को जवाब दिया था और पहली ही दफा में वो कुछ कहना पाया था, बल्कि खामोशी से इसके आंसू बहाती हुई आंखों को देखता रहा। एक लम्हे को इसे याद आया कि माजी में इसके साथ क्या हुआ है। न जाने कौन दरिंदा था जिसने इस पर यह शैतानियत ढाई थी। इसे इस लड़की के साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। पहले ही वो जमाने की ठुकरें खाई हुई है। अम्मा सकीना अपनी बेटी को बिलाज के साथ देख देख कर निहाल होती। वो नहीं जानती थी कि सच्चाई क्या है। आज तक बिलाज ने इसे अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया था। वो तो यही सोचती थी कि बरीरा इसकी बीवी बन गई है, इसे एक मजबूत सहारा मिल गया है। क्योंकि वो पहले ही एक एक या तीन लड़की थी जिसके सर पर माँ का साया तो था लेकिन बाप का नहीं। बरीरा भी अपनी माँ से बातें छुपाने लगी थी। वो इसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। अरीज का जख्म अब बंद हो गया था लेकिन हल्का सा निशान अभी भी बाकी था। अब वो पहले से भी ज्यादा इसका ध्यान रखने लगी थी। लेकिन इस दिन भी जानने से बुलाया था। कितनी दफा कहा है बेटा, बच्चे के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। खुद देखो कितनी कमजोर होती जा रही। अच्छे कपड़े पहना करो। बिलाज के सामने भी सजी संवरी रहा करो ताकि इसे भी ये ख्याल ना आए कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद जब मरीज बड़ा हो जाए तो इसे तुम्हारी जरूरत ही महसूस ना हो। तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ले। तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। मेरे बच्चे को तुमने मेरे पोते की जिंदगी बचाई। इसे अपना दूध पिलाया। इतना कोई नहीं करता लेकिन तुमने ये सब किया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बिलाज के साथ रहो, क्योंकि जो मोहब्बत अरीज को तुम दे सकती हो वो कोई नहीं। मेरी बात क्यों नहीं मानती हो तुम भी? जाने से समझा रही थी पीरे थी। फिर रात को वो इसके सामने खड़ी थी। आप मुझे छोड़ दे, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं एक काबिल बर्दाश्त वजू हूँ। अरीज जब बड़ा होगा मैं अपने माजी के बारे में पता चलेगा तो मुझसे नफरत करेगा, लेकिन इसकी नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। जब भी मैं अपने माजी को भूलने की कोशिश करती हूँ वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो गलीज लम्हे मैं किसी सूरत भी याद नहीं करना चाहती। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस समय वो बड़ी ही मासूम लग रही थी। बलाज ने इसे गौर से देखा, फिर नरम लहजे में कहने लगा, देखो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, अगर वो किसी भी लड़की के साथ होता तो शायद वो खुदकुशी कर लेती। क्योंकि ये एक बड़ा जुल्म है। लेकिन मेरी दुआ है कि तुम्हें इंसान जरूर मिले। लेकिन अगर तुमने मुझे अपना राज बताया है तो ये राज मेरे सीने में ही दफन हो जाएगा। मैं ना तो कभी इसे किसी दूसरे के सामने कहूंगा और ना ही मैं ये बात कभी अपने बेटे के सामने बताऊंगा। इसलिए तुम परेशान होने की जरूरत नहीं। पलाज के नरम लहजे पर बरीटा हैरान थी। इसकी रोती हुई आंखें खामोश हो गई थी। अब वो बिस्तर में लेटी हुई छत को देखे जा रही थी, जबकि बलाज इसकी निगाहें अब इस पर बार बार उठ रही थी। कुछ भी था, ये रिश्ता ही ऐसा था। बिलाज के दिल में इसके लिए नरम जज्बात पैदा हो गए थे। बलाज और बरीरा के दरमियान मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं था। अभी तक वो जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोती थी। अरीज अब 2 साल का होने वाला था, लेकिन वक्त के साथ साथ बलाज का रवैया बरीरा के साथ कदरे नरम हो गया था। लेकिन इसने अभी तक किसी बीवी का हक नहीं दिया था। वो आज भी अपनी बातें अपने मसले खुद तक ही रखता था। लेकिन इस दिन शानजे की मदर राहिला बेगम अरीज को देखने आई हुई थी। वो पूरी फैमिली कनाडा में मुकीम थी, इसलिए इनका रोज रोज आना जाना नहीं होता था। तुम तो
तुम हो वो लड़की जिसने मेरी बेटी की जगह ली है। बलाश तो शानजे से बड़ी मोहब्बत के दावे करता था। इसके मरने के चंद माह बाद इसने दूसरी शादी कर ली, वो भी इस लड़की से जो किसी भी तरह से इसके लायक नहीं। रहीला बेगम के अंदाज में नफरत थी। भी जान नरमी से इसे कहने लगी, अरे नहीं रहीला, मेरे ही कहने पर बलाज ने इससे शादी की कि अरीज को जिंदगी बचाना मुश्किल हो गई थी। फिर बरीरा का हम पर एहसान है, इसने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। ये अरीज की रज़ाई माँ माँ है, बहुत ख्याल रखती है, अपनी औलाद समझती है इसे। तो ये शादी शुदा लड़की है ना। आपने बताया था बिलाश के लिए लड़कों की क्या कमी थी। इसे तो किसी कुंवारी लड़की का भी रिश्ता मिल जाता आसानी से, और आपने इसकी शादी एक पहले से तलाक याफ्ता लड़की से करा दी थी। रहीला की आवाज में नफरत की फंकार थी। लड़कियां तो बहुत सी मिल जाती हैं, अरीज अरीज को माँ नहीं मिलती। इससे पैदा करने वाली माँ शान से है, और पालने वाली बरीरा भी। जान ने भी इन्हें साफ साफ कह दिया था, जबकि बरीरा की आंखें भी भीग गई थीं अपनी एहसास से। वो हरगिज बलाज के लायक नहीं थी। जब भी तो इसने अभी तक इसे बीवी वाला दर्जा नहीं दिया था। वो सोचती कि शायद जब अरीज थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर लेगा। बरीरा को इस बात पर पूरा यकीन था, जबकि कुछ रहीला की बातें, कुछ इसकी अपनी सोचें, अपने जिस्म की कमजोरी ख्याल न रखने की वजह से वो एक मुश्किल जिंदगी से जी रही थी। इसे ये जिंदगी बहुत घटन जद महसूस होती थी। रात को सोचते सोचते इसकी तबीयत खराब हो गई थी। आधी रात को आंख खुली तो वो बुखार में तप रही थी। 2 साल का रीछ अब ज्यादा तंग तो नहीं करता था, लेकिन अभी भी इसे बरीरा ही हर वक्त अपने पास चाहिए होती थी। लेकिन वो बुखार में जल रही थी। इसने सोचा कि अम्मा से गोलियां ही ले आती हूँ, शायद बुखार उतर जाए। जैसे ही वो उठने लगी, अचानक इतनी जोरदार चक्कर आए कि इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पास पड़ा गुलदान जमीन पर गिर गया था। किसी शोर से बिलाश की भी आंख खुल गई। वो एकदम चूक कर उठा। बरीरा नीम बेहोश अमूर मैनेजर को अच्छी तरह समझा दिए थे कि वो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन इसकी नजरें किसी और को ही देख रही थी। फिरोजी रंग का सूट पहने वो इसके सामने बैठी थी। तबीयत बेहतर होने के बाद अब बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। भी जान से न जाने किस मौजू पर बात कर रही थी। इसे महसूस हो रहा था कि बिलाज इसे देखे जा रहा है। वो इसकी नजरों से घबरा रही थी। ये आज इनको क्या हो गया है, दिल ही दिल में सोचती तो उठकर किचन में अम्मा के पास आ गई, जिसने पाए चढ़ा रखे थे। आज बिलास साहब का पसंदीदा खाना बना रही हूँ, पाए का सालन, इन्हें बहुत पसंद है। वो बरीटा को बताने लगी। वो अम्मा की मदद करवा रही थी जब बिलाज किचन में चला आया। तू कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। बिलाज के कहने पर इसके दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। कहकर वो वापस पलट गया था, जबकि अम्मा से कहने लगी, बेटा मेरी बेटी पूछ के क्या बात है। अपने शोहर की बात को इस वक्त अहमियत दिया कर मेरी बेटी। अम्मा ऐसे ही बातें किया करती थीं। वो घबराकर सोच रही थी कि कहीं इससे कोई गलती तो नहीं होगी। पहले ही बुखार के बाइस वो अच्छी खासी कमजोरी महसूस कर रही थी। ऊपर से इसके अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो बिलाज की बातें बर्दाश्त करती। जैसे ही कमरे में आई तो बिलाज ने एक और हुक्म दिया था, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। ये सुनकर तो वो हैरत से उछल पड़ी थी। लेकिन क्या बात हो गई है, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? इसकी आंखें फौरन ही पानियों से भरने लगी थी। नहीं, गलती मुझसे हो गई है। फिर बिलाज ने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए थे। बरीटा हैरान थी। तभी बिलाज जिसके सामने आया, फिर इसके दोनों हाथे थाम लिए। गलती मुझसे हो गई थी कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में देर से कबूल किया, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें दिलो दिमाग से कबूल कर रहा हूँ। ना सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि इस पूरे खानदान के लिए, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि मेरे और मेरे बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है। अगर मेरा बेटा ठीक होगा तो मैं भी बिल्कुल ठीक रहूंगा, क्योंकि ये हमारा एक ही खानदान बन चुका है, और खानदान के बगैर कोई इंसान ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकता। वो इसे अजीब बातें कर रहा था। बरीरा हैरत से इसे देख रही थी। अचानक ही बिलाज का रवैया इसके साथ कैसे बदल गया। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब तुम बीमार हुई थी तो मुझे तुम्हारी कदर हुई थी। जिस तरह 3 रातों में मैंने अरीज को संभाला है जाग जाग कर, इस तरह से मुझे पता चला कि तुमने इसे कैसे पाला होगा, कितनी परेशानियां उठाई होंगी, और ऐसे में मेरा बुरा रवैया तुम्हारे लिए कितनी परेशानियां खड़ी कर देता होगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बिलाज इसे इतने नरम लहजे में कह रहा था। वो हैरान रह गई थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी के मारे आंसू से चमक रही थी। प्लीज आप ऐसा ऐसा ना कहें, मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं।
वो वो आखिर अपने दिल की बात कहे बिना ना रह सकी थी। बिलाज मुस्कुरा दिया। मेरा ख्याल है कि 2 साल बहुत होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। मैंने भी इन 2 सालों में तुम्हें बहुत अच्छे से समझ लिया है। तुम्हें मुखलिस लड़की हो। शांसे के बाद तुम ही वो लड़की हो सकती थी जो मुझे और मेरे बेटे को संभाल लेती, और तुमने ऐसा ही किया। बेशक बीजान ने सही वक्त पर एक दुरुस्त दुरुस्त फैसला किया था। बिलाज ने अपने दिल खोलकर इसके सामने रख दिया था। बरीरा के चेहरों पर खुशियों की चमक थी। तभी वो कमरे से बाहर जाने लगी तो बिलाज ने इसका हाथ थाम लिया। लेकिन एक वादा है मेरा तुमसे, जिसने भी तुम्हारे साथ वो दरिंदगी की थी, मैं इसे बेनकाब करके रहूंगा। इसके मुंह से ये बात सुनकर बरीरा के चेहरे का रंग बदल गया था। वो एक बार फिर से इसी मकाम पर खड़ी हो गई थी जहां से पलटने के लिए इसके लिए मुश्किल हो जाता था। वो सर झुकाकर कहने लगी, लेकिन मैं अपने माजी में दोबारा कदम नहीं रखना चाहती। जब भी मैं इस बात को सोचती हूँ तो मुझ पर क़यामत गुजर जाती है। बार बार मेरे जख्म भर भरे और इसके खानदान ने मेरी जिंदगी तबाह की है, मुझे बर्बाद किया है। वो बिल्कुल अपने आप से आपे से बाहर हो गई थी। अचानक ही गिरने वाली थी कि बलात जो भी ऑफिस से वापस लौटा ही था, इसने अपने बाजू में समेट लिया। फिर सामने खड़ी इस लड़की को देखा। अगर बरीरा के माजी से वाकिफ ना होता तो आज फिर इसका दिल इसकी मोहब्बत से खाली हो जाता। लेकिन बरीरा ने पहले ही अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। वो सारी सूरत हाल से वाकिफ था। तभी जल्दी से कहने लगा, ठीक है, ये तुम्हारे साथ जरूर जाएगी, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगा। बिलाज खानजादा की बात पर फरियाल की जैसे जान निकल गई थी। अब इसके वजूद में कपकपाहट थी। फिर वो तीनों गाड़ियों में मौजूद थे। बरीरा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन बिलाज जिसे तसल्ली दे रहा था, क्यों परेशान हो रही हो, गुना सुनने गुना सुनने नहीं बल्कि मुजरिम वो है, और इसकी गलती इतनी बड़ी है तो इसे सजा भी मिलनी चाहिए। वो खामोश थी लेकिन सरोए चली जा रही थी। फरियाल बेबस थी। वो तो ये सारा मामला खामोशी से निपटाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बरीडा का शौहर भी इस बात से वाकिफ होगा। फिर इसे अपने फुप्पो के घर ले आई। आज इस मुजरिम का चेहरा सामने आने वाला था। वो कोई और नहीं, इसका मंगेतर था, जिसका नाम फरियाद था। फरियाद को देखकर फरियाल बेबसी से कहने लगी, इसके साथ जो कुछ हुआ, इसके बाद ये बिस्तर से जा लगा। इसने अचानक ही इसकी टांगों से चादर हटाई थी। इसकी दोनों टांगे घुटनों से नीचे गायब थीं। पैरों समेत इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इस इस एक्सीडेंट से अनजान था, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा दवाओं के जेरे असर रखा गया था। लेकिन जब इसे होश आया तो ये खुद पर काबू ना पा सका। बार बार चिल्लाकर कहता, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिली है। मैं नहीं जानती थी कि इसने कौन सा गुनाह किया, लेकिन इसकी मेरी शादी होने वाली थी, क्योंकि मैं बचपन से ही इससे मोहब्बत करती थी और इसने मुझसे मोहब्बत का ड्रामा किया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे अलावा भी इसकी इसकी कई लड़कियां दोस्ती होंगी। कुछ इसकी आदतें भी खराब थीं। लड़कियों के मामले में जैसे लड़की को देखता इसके राल टपक जाती थी, लेकिन मैं इन बातों से अनजान थी। बस खामोशी से इससे मोहब्बत किए जा रही थी। लेकिन आज जब इसके साथ एक्सीडेंट हुआ, ये बिस्तर से जा लगा, तो इसने मुझे गहरा राज बताया। इसने मुझे बताया कि इसने मेरी सहेली के साथ क्या किया। वो सहेली जो मुझ पे भरोसा करके मेरे घर में मेहमान बनकर आई थी। इसने पहले ये सब मुझे नहीं बताया था, लेकिन जब इसका एक्सीडेंट हुआ, जब खुदा ने इसे सजा दी, तो फिर पता चला कि इसके साथ ये सब हुआ है। क्योंकि इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था, तो बहुत से चाहता कि तुम इसे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। फरियाल इसे बेबसी से कह रही थी। बिलाज ने बरीरा के कंधों पर हाथ रखा हुआ था, जो खरी कांप रही थी। क्या किया का तो तुमने फरियाल से इसे माफ कर दो। इस दरिंदे को, जिसने मेरी इज्जत से खेला, जिसने रात के अंधेरे में मुझ पर हमला किया, ये इंसान माफ के लाने के लायक नहीं, ये सिर्फ सजा के लायक है। खुदा ने इसे सजा दी है, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। जैसे जैसे दरिंदा न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रोने लगी। बिलाज ने इसे रोने दिया। आज इसे सारे दिल का गुब्बारा उतार लेना चाहिए। फिर इसका सर थपथपाते हुए कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया कि अगर तुम इसे माफ कर देती तो मैं तुम्हें माफ नहीं करता। तुमने इसे क्यों सजा के लायक नहीं समझा। इसके
इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये इस हाल में नहीं होता तो मैं ज़रूर इसे फांसी के फंदे तक पहुँचाता। लेकिन ख़ैर अब ये किस्सा माज़ी का किस्सा हो गया है। अब ना तुम कभी इस बात पर करोगे और ना ही मैं कभी तुम्हारे सामने ये ज़िक्र छेड़ूँगा। मैंने तुम्हारी फ्रेंड से भी कह दिया है कि वो आइंदा तुम्हारे सामने कभी ना आए, क्योंकि जब वो तुम्हारे सामने आएगी तो मैं फिर से ये तकलीफ़ वो बातें याद आएँगी। अब अपना चेहरा ठीक कर लो, हम घर जा रहे हैं, वो प्यार से कहने लगा। फिर वो दोनों घर आ गए थे। इनकी ज़िंदगी की जैसे नई शुरुआत हो गई थी। काफ़ी दिनों से वो अपनी तबीयत कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रही थी। अचानक ही किसी भी चीज़ को खाकर देखकर इसे मतलीम सी महसूस होती थी। जब इसने ज़िक्र बिलाज के सामने छेड़ा तो मुस्कुरा दिया। लगता है अरीज का कोई भाई या बहन आने वाला है। सुनते ही वो हैरान रह गई थी। पहले भी तो इसके साथ यही सब कुछ हुआ था, लेकिन अब वो इन बातों को याद नहीं करना चाहते थे। फिर बिलाज इसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने भी इसकी तस्दीक कर दी थी। घर में कोई खुशियों का समा था। नन्ना अरीज इसको अभी कुछ मालूम ना था, लेकिन बिलाज ने इसे इशारा ही इशारे में बता दिया था कि इसका कोई छोटा भाई बहन आने वाला है। फिर कई महीने गुजर गए। बिलाज इसका हर तरह से ख्याल रखता, किसी चीज की कोई कमी ना देता। अब अक्सर वो अरीज के सामने कहता, छोटा बेबी कहाँ है अरीज? वो बरीरा के पेट की तरफ इशारा करके कहता, मम्मा की बैली में छोटा बेबी है पापा। बरीरा दोनों हाथों में चेहरा छुपा लेती। बच्चे के सामने तो ऐसी बातें ना करें। वो बिलाज को घूरती, अच्छा फिर कैसी बातें करूं तुम बता दो। वो इसे बाजों में समेट लेता। हर गम के बाद खुशी है और हर तकलीफ के बाद राहत है, ये कोई बरीरा से पूछता, जिसने अपनी जिंदगी में लाख तकलीफें उठाई, लेकिन आखिर में खुदा ने इसके नसीब में एक अच्छी और खुशियों वाली जिंदगी लिख दी थी।